आज हम बच्चों कक्षा 11वीं का दूसरा चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। आगे का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप देखो कि लिखा है कि विचार करने की शक्ति। जो विचार करने की शक्ति उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है। विचार करने की शक्ति का गुण संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति नहीं माना जा सकता, उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता। मतलब आपका विचार हस्तांतरण किसी में कर नहीं सकते। उदाहरण, वैज्ञानिक एक खोज करके और उसके एक निश्चित रूप से पेश करे और तो उसकी मालिकी संभव है। मतलब कि कोई वैज्ञानिक खोज करता है तो वो बोले कि मैंने खोज किया है, वो सही है, वो उसका मालिक है, वो ऐसा माना जा सकता है। उस संपत्ति बन सकती है, किंतु वैज्ञानिक उनका ज्ञान, अपना विचार और शक्ति आप किसी अन्य को नहीं दे सकता। वो किसी और दूसरे को ज्ञान अपना नहीं दे सकता है। विनिमय योग होना चाहिए। विनिमय मतलब क्या? खरीदना बेचना होता है। क्या होता है विनिमय का मतलब? क्या होता है? खरीदना और बेचना। तो जो वस्तु उपयोग में हो किंतु विनिमय पात्र ना हो तो उसे संपत्ति नहीं कह सकते। मतलब उसको हम संपत्ति नहीं मान सकते जो बेचने लायक ना हो। संपत्ति महत्वपूर्ण लक्ष्य यह विनिमय की क्षमता है। एक विनिमय मतलब खरीदने बेचने की क्षमता मानी जाती है। यह वस्तु दरेक अन्य वस्तु को प्राप्त नहीं हो सकते। कम संपत्तियों का वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। जो अभी के समय में, आज के दिन जो तुम्हारी आवश्यकता पूरी करना है, उसको क्या कहा जा सकता है। अपितु भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यक वस्तुओं के सहाय। यह तभी संभव है जब वह करने योग्य हो। उदाहरण, मकान वर्तमान आवश्यक की संतुष्टि और भविष्य में मकान बेचकर अन्य आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। सोना, गहना, जमीन इत्यादि संपत्ति का उपयोग विनिमय मूल्य है। मतलब कि जो मकान है, तो मकान क्या एक तरह का आप खरीदना चाहते हो, तो मकान अगर खरीदना चाहते हो तो अभी वो आपके वर्तमान के समय संतुष्टि है, खरीद लेते हो। बाकी भविष्य में बेचो, वो बात की बात रहती है। अब टिकाऊ का गुण, टिकाऊ वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, तो अभी हम टिकाऊ का गुण के बारे में पढ़ लेंगे। कि देखिए, तो टिकाऊ की संपत्ति का टिकाऊपन गुण होता है। एक मतलब उसके अंदर क्या होता है? टिकाऊ गुण होता है। जो वस्तु का सेवा नाशवान हो, जिसे लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जाता है, उस संपत्ति नहीं कही जा सकती। जबकि जमीन, मकान, शहर इत्यादि संपत्ति का योग वर्षों तक उसका अस्तित्व रहता है। श्रमिकों के श्रम, शिक्षा और शैक्षणिक कार्य और किसान के द्वारा उत्पन्न नाशवान वस्तुओं का युग क्यों है कि लंबे समय तक टिकाए रखना नहीं जा सकता। यदि नाशवान वस्तुओं को लंबे समय तक संग्रहित करने में व्यवस्था की खोज हो तो वर्तमान समय में जो संपत्ति नहीं है उसका आने वाली समय में संपत्ति हो सकती है। मतलब क्या होता है इसके अंदर? जो वस्तु को हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं तो उसको टिकाऊ वस्तु बोलते हैं। और जिस वस्तु को हम लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते उसको क्या टिकाऊ वस्तु नहीं कही जाती, उसको संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखें तो संपत्तियों के प्रकार के बारे में हम पढ़े। तो संपत्ति के कौन कौन से प्रकार थे उसके बारे में तो पहला देखें तो व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब क्या? तो जो सिर्फ एक ही व्यक्ति की मालिकी हो। ठीक है, उसके अंदर क्या हो? एक ही व्यक्ति उसका मालिक हो, उसको व्यक्तिगत संपत्ति कहते हैं। और सार्वजनिक संपत्ति मतलब कि जिसकी सबकी ही मालिकी, सभी जनताओं की मालिकी। जैसे गार्डन है, गार्डन पे आप देखो MTS बस है, ये सब के सार्वजनिक संपत्ति के रूप में गिनी जाती है। अब दूसरा पॉइंट है राष्ट्र संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। राष्ट्रीय संपत्ति का देश के अंदर जितने भी संपत्तियां आती हैं वो सब राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में गिनी जाती है। जैसे नदी है, रेगिस्तान है, सार्वजनिक मार्ग है, ऐतिहासिक इमारतें, ये सब राष्ट्रीय संपत्ति में आती है। ओके, और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति जो आप बाहर से और बाहर के देशों से अपने देशों में लाते हैं। जैसे कि किसी भी देश की सीमा छोड़ने के बाद उस समुद्र का संपत्ति माना जाएगा। मतलब समुद्र है जो हमारे हिस्से में, तो हमारे समुद्री संपत्ति मानी जाती है। और जो समुद्र जो देश के बाहर हो तो उसको अपने को समुद्री संपत्ति नहीं मान सकते हैं, देश के बाहर जो निकला होता है। ठीक है, इस प्रकार का। तो अब देखिए कल्याण के बारे में। कल्याण अर्थात परिस्थितियों में सुधार, जो परिस्थितियों में सुधार किए जाते वो। ठीक है, तो आर्थिक रूप से ये कहा जा सकता है भौतिक जीवन स्तर में सुधार व्यवस्था आर्थिक दर्शाता है। मतलब कि उसके अंदर क्या आर्थिक रूप से जो पैसे की लेन देन होते हैं उसमें उच्च स्तर बढ़े, एक तरह का सुधार के रूप में गिना जाता है। अध्ययन से लेकर अर्थशास्त्र का कल्याण शब्द का उपयोग किया जाता है। अध्याय से लेकर सब जगह कल्याण शब्द देखने को मिलता है। मनुष्य जीवन के तमाम क्षेत्रों में कल्याण को ऐसे अपेक्षा रखते हैं तो उसका कल्याण होना चाहिए। अर्थात अधिक अच्छी स्थिति में इच्छा रखते हैं। मतलब ये अच्छी स्थिति में एक इच्छा रखी जाती है उसके अंदर। अच्छी स्थिति केवल अल्प समय के लिए नहीं बल्कि
आजीवन रहे ऐसी इच्छा रखा जाता है, जैसे कल्याण कहते हैं। मतलब कम समय के लिए नहीं, जो लंबे समय के लिए कल्याण के रूप में गिना जाता है। अर्थशास्त्र में कल्याण के दो तरह के प्रकार, एक व्यक्तिगत कल्याण, एक सामूहिक कल्याण। ठीक है, तो व्यक्तिगत कल्याण क्या है तो बताएं कि व्यक्तिगत किसी एक ही व्यक्ति का कल्याण किया जाए, उसका विकास कैसे वृद्धि की जाए, उसको व्यक्तिगत कल्याण करेंगे। सामूहिक मतलब सभी देश के सभी लोगों का विकास होता है, उसको सामूहिक का कल्याण के रूप में गिना जाता है। अब देखो तो संपत्ति और कल्याण के बीच संबंध क्या है, तो सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की संपत्ति में बढ़ोतरी हो तो उसे कल्याण भी बढ़ोतरी कहते हैं, कल्याण बढ़ोतरी कहा जाएगा। देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो तो देश के लोगों के कल्याण में भी बढ़ोतरी होती है, देश में बढ़ोतरी होगी तो लोगों में भी बढ़ोतरी होगी, सीधी बात है। किंतु जो विषय व्यक्ति के लिए सही है वही देश के लिए सही ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ऊपर दर्शाए अनुसार कल्याण संबंध आय में के बंटवारे के साथ है। देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो लेकिन देश के थोड़े ही लोगों के बीच केंद्रित हो तो संपूर्ण देश का कल्याण नहीं बढ़ता, मतलब संपूर्ण पूरे देश का कल्याण नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे देखें तो कल्याण के को प्रजा के समाज और संस्कृति मूल्य के साथ जोड़ा जाए तो संपत्ति और कल्याण का सीधा संबंध मापा नहीं जा सकता। मतलब कल्याण को अगर संस्कृति के साथ जोड़ोगे तो कल्याण को सीधे आप माप नहीं सकते, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसके बावजूद भी केवल भौतिक कल्याण की बात की जाए तो देश की बढ़ोतरी होने के साथ के बंटवारे में भी सुधारा हो तो सामाजिक कल्याण में भी बढ़ोतरी हो, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब सामाजिक बढ़ोतरी कही जाए ऐसा माना जाएगा। ठीक है, ऐसा रहा है क्योंकि भौतिक रूप से जो प्रकृति के द्वारा मिलेगी। ठीक है, आगे देखें तो उत्पादन के साधनों के बारे में हम पढ़ते हैं कि उत्पादन के जो साधन है कौन कौन से उसके बारे में और उसके चर्चा करेंगे कि मनुष्य की आवश्यकता अमर्यादित, मनुष्य को जितना दो उतना ही कम होता है, ऐसा। ठीक है, तो इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकता संतुष्ट हो इस तरह हम सेवा के उपयोग भी स्वरूप दिया जाता है, फिर जिसके उत्पादन कहा जाता है। आमतौर पर हम कहें तो उपयोग में के सर्जन के लिए प्रक्रिया अर्थात उत्पादन होता है, जैसे कि लकड़े के स्वरूप में परिवर्तन करके कुर्सी बनाने में निहित उपयोग में मूल्य बढ़ता है। मतलब क्या होता है, कोई चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग कर दो, उसमें कुछ वृद्धि कर दो तो ऑटोमेटिक उसका क्या भाव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए तो स्थान के स्वरूप में समय बदलने के वस्तु दृष्टिकोण में तथा उपयोग में मूल्य बढ़ोतरी होती है, ऐसा उत्पादन की प्रक्रिया है और इसके प्रक्रिया का मदद वाले विषय का उत्पादन होता है। मतलब क्या होता है कि स्थान या स्वरूप कोई भी समय अगर बदलता है तो दृष्टिकोण में भी बदलाव होता है, आपकी जो चाहत होती है, इच्छा होती है, उसमें भी क्या परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, उत्पादन के मुख्य 4 साधन है। एक तो जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजन। ये 4 जमीन, पूंजी मतलब पैसा, श्रम मतलब मेहनत और नियोजन और चेकिंग। फिर राष्ट्र के कुल वार्षिक उत्पादन के आधार पर उत्पादन के 4 स्थान पर बांटेंगे। ये 4 एक समान माने जाते हैं। बांटो न्यायपूर्ण प्रक्रिया उत्पादन के चारों साधनों द्वारा उत्पादन के प्रक्रिया के योगदान मुआवजा मिलता है, मतलब युक्त रूप से इसका क्या मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, इसके मार्शल के अनुसार मूल्य को केवल 2 साधन ही है, प्रकृति और मानव, मतलब प्रकृति के द्वारा बना हुआ, मानव के द्वारा बना हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए तो उत्पादन के 4 साधन का परिचय। ओके, मतलब 4 साधनों के परिचय के बारे में पढ़ना है। तो पहला भूमि चाहे ज़मीन के बारे में पढ़ें। तो मानव व्यवहार के जमीन अर्थात पृथ्वी के ऊपर की सतह का मानव निवास करता है, किंतु अर्थ में ये जमीन का विस्तृत रूप अर्थ है कि जो मार्शल के मतानुसार मनुष्य के उत्पादन और मदद स्वरूप होने वाला प्राकृतिक परिबलों को अर्थात हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, जल और समूह है। मतलब कि क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा हमारे जो चीज़ वस्तुएं मिलती है जिसका हम उपयोग करते हैं उसको क्या भूमि के रूप में गिना जा सकता है। जैसे इसके अंदर देखा जाए तो उत्पादन के मदद रूप खनिज, पहाड़, नदी, गर्म ताप आदि सब जमीन कहलाती है, जिसमें भूमि प्रकृति का उपहार है, भूमि के द्वारा दिया गया जमीन के द्वारा। और उसके बाद भूमि का कुल पूर्ति स्थिर है, मतलब कि हम लोग उस पर रह सके इतने जगह है। भूमि का भौगोलिक रूप से अगतिशील है, मतलब कि भूमि इधर उधर नहीं जाती। भूमि के उर्वर शक्ति अलग अलग, मतलब कि उर्वर उत्पादन अलग अलग होता है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। ठीक है, भूमि को मिलने वाले मुआवजे को किराया कहते हैं। ठीक है, जो पैसा मिलता है उसको किराए के रूप में गिना जाता है। ठीक है, श्रम के बारे में बात करें तो अन्य व्यक्ति को निगरानी के
आर्थिक के बदले भाव से किए जाने वाले शारीरिक और मानसिक कार्य के कहा जाता है, जिसे श्रम के लिए हम श्रमिक कहते हैं। ज़्यादातर तो आर्थिक शास्त्र मानते हैं कि उत्पादन के केवल दो ही मूलभूत साधन हैं, प्रकृति और भूमि को और मानव प्रबंध। मतलब कि आप किसी की मेहनत के बदले में उसको अगर पैसा चुकाते हो, वो श्रम कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक प्रकृति के मानव दो ही गिने जाते हैं। उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों का श्रम के लक्षणों के बारे में देखें तो पहला लक्षण, श्रम और श्रमिक अविभाज्य, दोनों अलग अलग है। श्रम नाशवान है, कभी भी खत्म हो सकता है। सामाजिक और मानसिक कल्याण श्रम की गतिशील को असर करता है, मतलब इसको क्या असर करने वाला माना जाता है, ठीक है। प्रत्येक श्रमिक की कार्य क्षमता अलग अलग होती है, काम करने वाले को अलग अलग क्या क्षमता देखने को मिलती है। श्रमिक की पूर्ति के आधार पर जनसंख्या पर होता है, मतलब उसकी जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है। श्रमिकों को चुकाए जाने वाले मुआवजे के वेतन कहा जाता है, मतलब जो उसको पैसा हम चुका उसको वेतन के रूप में हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते तीसरे नंबर पूंजी। आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साधन पूंजी है, मतलब पूंजी कहा जाता है पैसा। श्रम और भूमि के प्राकृतिक सर्जन जब ही उत्पादन का मानव सर्जन के साधन है, मतलब कि वो साधन माना जाता है। और पूंजी अर्थात ऐसी भौतिक वस्तु जो उत्पादन के मदद रूप होती है, मतलब मदद रूप मिलती है वो पूंजी के द्वारा। और पूंजी उत्पादन के साधन माना जाता है, क्योंकि पूंजी का एक ऐसी भौतिक वस्तु है जिसका उत्पादन फिर वो उत्पादन में मदद करती है, मतलब उत्पादन के लिए उत्पादन में मदद करे। ऐसी जैसे ट्रैक्टर का उत्पादन हुआ है तो इसके बाद वह कृषि उत्पादन के मदद रूप होता है। समझ आया कि एक चीज़ का उत्पादन कर तो दूसरी चीज़ का ऑटोमेटिक क्या होता है, उत्पादन होने लगता है, तो उसको उत्पादन के रूप में गिनेंगे। अब देखते हैं पूंजी के लक्षण में। तो पूंजी के लक्षण उत्पादन का मानव सर्जित साधन है, मानव के द्वारा उत्पादन होता है। उत्पादन का सबसे अधिक गतिशील साधन है, मतलब गतिशील एक माना जाता है, गति करने वाला साधन मानते हैं। पूंजी की कमी, इसमें कमी होती है। फिर पूंजी मिलाने वाला मुआवजा ब्याज होता है, मतलब पूंजी मिले उस पर ब्याज मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं तो नियोजन के बारे में। तो नियोजन क्या है, तो उत्पादन के साधनों का संयोजन करने वाला नियोजन, मतलब उत्पादन के साधनों के साथ जो जोड़ा जाता है उसके संयोजन के रूप में गिना जाता है, ठीक है। व्यवस्थापक और नियोजक के बीच है, और व्यवस्थापक वेतन प्राप्त कर्मचारियों को जो साधन व्यवस्था करता है, मतलब साधन के रूप में क्या व्यवस्था की जाती है, व्यवस्था करके देते कोई इतना काम करो। तो नियोजन स्वतंत्र रूप से जोखिम उठाता है और उसका मुआवजा भी निश्चित नहीं होता। भूमि पूंजी श्रम योजन के उत्पादन शुरू करने का, आय प्राप्त करने का प्रयास करता है, मतलब उसका सब व्यवस्था करके देने वाला ये होता है, ठीक है। नियोजन उत्पादन तीन तरह से एक ही मुआवजा चुकाया जाता है। इसमें देखें तो हम इसके लक्षणों के बारे में डायरेक्ट पढ़ेंगे। वह आर्थिक निर्णय लेता है, मतलब कि पैसे के लेन देन का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। फिर वह जोखिम उठाता है। नियोजन शक्ति होती है, मतलब इसका नियोजन शक्ति के रूप में गिना जाएगा, ठीक है। फिर इससे मिलने वाले मुआवजे को लाभ कहा जाता है, जो मिलेगा उसको लाभ के रूप में गिना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो व्यापार चक्र के बारे में। व्यापार चक्र क्या है, अब व्यापार चक्र की बात करते हैं तो मानव के तरह अर्थतंत्र में चक्र में परिवर्तन होता रहता है। अर्थतंत्र में होने वाले असंतुलन, उतार चढ़ाव का मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, मतलब परिवर्तन व्यापार में देखने को मिलेगा, जिसमें कि आकस्मिक परिवर्तन होता है, मौसमी परिवर्तन, दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन होता रहता है। तो आकस्मिक परिवर्तन के बाद में देखें तो आकस्मिक क्या होता है, मतलब अचानक से कुछ मतलब वो घटना घट जाए, जैसे कि चक्रवात आ जाए, बादल फट जाए, ठीक है, अकाल पड़ जाए, तूफान आ जाए, ज्वार भाट आ जाए, ऐसे ये आकस्मिक है। ये आते हैं जिससे आर्थिक रूप से हम क्या लेन देन खरीद बिक्री में क्या प्रॉब्लम होती है। मौसमी परिवर्तन, देखिए मौसम अचानक ठंडी गर्मी बरसात बढ़ जाए, ठीक है, चक्रवात आवे, ऐसे कुछ आती है तो उसको क्या मौसमी परिवर्तन के रूप में गिना जा सकता है। अब दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन में लंबे समय तक कोई भी उसके अंदर परिवर्तन ना होता हो तो इसको क्या दीर्घकालीन का परिवर्तन के रूप में हम गिन सकते हैं। चक्रीय आर्थिक परिवर्तन के एक ही समय के दौरान ऊर्ध्व और अधो दोनों ही रुझान सर्जन होता है, मतलब कि एक ही समय में क्या होगा कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कि आप भी देखा कि शेयर मार्केट में आप देखते हो कि 5 मिनट के अंदर क्या भाव बढ़ जाता है, 5 मिनट कम हो जाता है, तो ऐसे क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब व्यापार चक्र की व्याख्या हम पढ़ते हैं तो हैबर के बारे में
हेबरल ने मतानुसार अर्थतंत्र में बार बार आने वाली इच्छनीय अनिच्छनीय आर्थिक परिवर्तन अर्थात व्यापार चक्र, मतलब कि क्या हमारी इच्छा के अनुसार हो कि बिना इच्छा के अनुसार हो कोई भी परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं कि व्यापार चक्र। ठीक है, होटल के मतानुसार कहते हैं इच्छनीय अनिच्छनीय सोपानों को जो बार बार से आते हैं उसको व्यापार चक्र, मतलब कि इच्छनीय अनिच्छनीय बार बार आते जाते रहते हो उसको क्या व्यापार चक्र के रूप में हम गिन सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे तो व्यापार चक्र के क्या होते हैं लक्षणों के बारे में। तो पहला कि अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव देखो, मतलब तेजी मंदी देखने को मिलती है। अर्थतंत्र में इच्छनीय अनिच्छनीय दो व्यापारिक सोपान देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के व्यापारिक सोपान देखने को मिलेंगे। ठीक है, मूलभूत रूप से अर्थतंत्र का उपयोग परिणाम स्वरूप उत्पादन मांग में परिवर्तन, उत्पादन के जितने भी मांग होते हैं उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखें तो व्यापार चक्र का उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग व्यापार चक्र के सोपानों के बारे में पढ़े तो तेजी। ठीक है, तो कभी कभार का व्यापार में देखेंगे तो आपको क्या उच्च तेजी देखने को मिलती है। व्यापार चक्र में मांग जैसे बढ़ेगी उसमें तेजी भी देखने को मिलती है, मांग में वो क्या बढ़ोतरी होने लगती है। ठीक है, उस प्रकार से ये क्या बढ़ोतरी होती है। गिरावट के बारे में देखें तो कभी क्या होता है तेजी मंदी देखने को, तो उसके अंदर क्या होता है गिरावट होने लगती है। ठीक है, अधिक मात्रा में कोई चीज़ वस्तु है हाल उसका भाव बढ़ा, हाल उसके भाव में गिरावट हो जाती है, तो उस तरह से गिरावट भी देखने को मिलती रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मंदी। मंदी के बारे में आप जानते होंगे मंदी कि व्यापार के अंदर कोई चीज़ वस्तु का अचानक से क्या डिमांड घट जाती है, मांग घट जाती है, तो उसके क्या अंदर क्या होता है मंदी देखने को मिलती है। ओके, बिकता नहीं और लंबे समय तो बरसात के समय कलर और काम जितने भी करते होंगे लोग उनकी क्या मंदी देखने को मिलती है, उनका क्या बढ़ता नहीं है। ठीक है, कमी देखने को मिलती रहती है। ठीक है, उस प्रकार से अब आगे देखें तो सुधार। तो अर्थतंत्र में व्यापारी निराशा में ऐसे अपने खरीदी के और रुझानों नए वर्तमान में सर्जित होते, मतलब नए सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मांग बढ़ने से लाभ में उम्मीदें पैदा होती, मतलब लाभ में के अंदर क्या होता है उम्मीद देखने को मिलती है कि लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या होगा बेरोजगारी साधनों का काम मिलने वाले उनकी आय में बढ़ोतरी होती है, उनके आय में क्या होता है बढ़ोतरी देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो उस प्रकार से फिर उसके अंदर आय में बढ़ोतरी होने बढ़ोतरी खर्च में बढ़ोतरी होगी, मतलब खर्च जो होता है उसमें खर्च के अंदर क्या बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और उसके बाद बेरोजगारी साधन का काम मिलने वाले उसके आय में बढ़ोतरी होती रहती है। आय में होने वाली बढ़ोतरी को खर्च या में होती बढ़ोतरी करता है और उसका खर्च में असरकारक बनाकर लाभ परिस्थिति में निर्माण करता है। ऐसे और आर्थिक सुधार, मतलब क्या होता है बेरोजगारी जितने तो उस बेरोजगारी को निकाल करके उसके लाभ में वृद्धि करने का कार्य क्या किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार का अर्थतंत्र आने वाले चक्रीय परिवर्तन है, मतलब इसमें चक्रीय क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें यह याद रखना चाहिए कि हमें परिवर्तन मांग और पूर्ति पर आधारित व्यापार में अधिक प्रभावशाली, मतलब कि इसके अंदर प्रभावशाली अधिक देखने को क्या मिलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार का। अब आज ये चैप्टर खत्म हुआ।